वो अपना सब्जेक्ट चल रहा था मुस्लिम लॉ, और इसके अंदर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेंटेनेंस से रिलेटेड, भरण पोषण से रिलेटेड। मेंटेनेंस का आप जो क्वेश्चन है या कंसेप्ट है, आप उसके बारे में हिंदू लॉ के अंदर भी पढ़ते हो, सेम वही स्थिति है यहाँ पर। ठीक है। तो देखो, मेंटेनेंस जो भरण पोषण है, ठीक है, इसका जिक्र धर्मशास्त्रों में भी मिलता है कि हर व्यक्ति की ये एक मॉरल ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने माता पिता का भरण पोषण करे। कोई भी व्यक्ति बीमारी, गरीबी का बहाना बनाकर इस लाइबिलिटी से बच नहीं सकता। अलग अलग धर्मों में अलग अलग लॉ के अंदर, ठीक है, इसके बारे में कुछ कुछ लिखा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है हिंदू लॉ के अंदर, मुस्लिम लॉ के अंदर, और भी जो लॉ है उनके अंदर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये मिलेगा जरूर। ये एक नैतिक कर्तव्य है, ठीक है, मॉरल्टी पर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो नफक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है भी जो आप अपने परिवार के मेंबर पर खर्च करते हो, ठीक है, उनकी जो आवश्यक ज़रूरतें हैं, लीगल नेसेसिटी, उनको पूरा करने के लिए। अब आवश्यक जो ज़रूरतें हैं वो क्या होती है? एक व्यक्ति को जीने के लिए क्या चाहिए भाई? कम से कम क्या चाहिए? जो बेसिक ज़रूरतें हैं। देखो, भरण पोषण में भोजन, खाना तो चाहिए, जीने के लिए ज़रूरी है। कपड़े भी चाहिए, शेल्टर प्लेस भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, फूड आप कह सकते हो, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है, लीगल नेसेसिटी। अब इसका दायरा बढ़ रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे लोगों का लाइफ स्टाइल बढ़ रहा है, तो वो भी चीज़ें आ रही है, एजुकेशन है, सारी चीज़ें हैं, तो उस तरीके से वो बढ़ रही है, ठीक है, वो बात अलग है। अब कहते हैं कि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत किसको हकदार माना गया है भरण पोषण प्राप्त करने के लिए? तो कौन कौन प्राप्त कर सकता है? पत्नी है, ठीक है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, और अन्य रिलेटिव्स भी आते हैं। तो सबसे फर्स्ट पूछा जाता है पत्नी के बारे में। और सबसे आप कह सकते हो एक, आप कह सकते हो एक ऐसा टॉपिक है मुस्लिम लॉ के अंदर जिसके बीच में आपको बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स मिलेंगे, विरोधाभास, मतलब कई इसके ऊपर बड़े बड़े केस हैं, ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट, और सरकार द्वारा बनाए गए कुछ एक्ट भी, ठीक है। तो पत्नी का अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का एक एब्सोल्यूट राइट है। जब तक पत्नी पति के प्रति वफादार है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, उसके ऑर्डर्स को मानती है, तो पति बाउंड है उसको मेंटेनेंस, भरण पोषण उसका करने के लिए। कोई भी पति ये नहीं कह सकता कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है, गरीब हूँ, बहाना बनाकर अपनी इस ड्यूटी से बच नहीं सकता, ठीक है, बच नहीं सकता। तो इस प्रकार से क्लियर है, स्पष्ट है। अगर मतलब पत्नी कब तक भरण पोषण पाने की हकदार बनी रहती है, ठीक है, कब तक भरण पोषण पाने की हकदार बनी रहती है? जब तक कि वो अपने पति के प्रति विश्वास पात्र, उसके ऑर्डर्स को मानती है, उसके आज्ञा को मानती है, ठीक है। अगर पत्नी मतलब आप कह सकते हो कि रिलेशन बनाने से इनकार कर दे पति के साथ, ठीक है, या फिर विश्वास पात्र ना रहे, आज्ञा का पालन नहीं करती, तो देखो वहाँ पर उसका ये राइट खत्म हो जाता है। वहाँ पर उसका ये राइट खत्म हो जाता है जहाँ पर वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करती, ठीक है, रिलेशन बनाने से इनकार कर दे, ठीक है, तो वहाँ पर उसका ये अधिकार खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ ये भी बता देना ठीक है कि अगर मान लो पत्नी, ठीक है, पत्नी मैरिज हो गई, ठीक है, और वहाँ पर पति द्वारा जो तत्कालिक महर है, प्रॉम्प्ट डावर है, उसका भुगतान नहीं किया जाता, तो वहाँ पर देखो पत्नी पति के साथ रिलेशन बनाने से इनकार कर सकती है और मेंटेनेंस भी ले सकती है, क्योंकि रीजनेबल कॉज, युक्त कारण है। तो देखो, वो इनकार कर रही है लेकिन फिर भी मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है, क्योंकि देखो उसका लीगल राइट है। अगर वो पति प्रॉम्प्ट जो डावर होता है उसको पे नहीं करता, तो वो रिलेशन बनाने से इनकार कर सकती है, उसका एक राइट है। वहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ इसको मेंटेनेंस ना दीजिए, वहाँ पर ले सकती है, ये रीजनेबल ग्राउंड। दूसरा, अब मतलब ये कहा गया कि पत्नी पति की आज्ञा माने, उसके साथ रहे, विश्वास पात्र रहे। अगर मान लो पति का बिहेवियर ऐसा नहीं है कि उसके साथ रहा जा सके,
क्रूरतापूर्ण है, निर्दयतापूर्ण व्यवहार है। भाई ऐसा जिसके अंदर एक प्रूडेंट व्यक्ति रह ही नहीं सकता, ठीक है, मतलब मारता पीटता है, ठीक है, या कुछ ऐसा जो सहनीय नहीं, जिसको सहन नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पर पत्नी अपने पति से अलग रहकर मेंटेनेंस पाने की हकदार है, ठीक है, मेंटेनेंस पाने की हकदार है। अगर पति मान लो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और अपने दाम्पत्य कर्तव्यों को निर्वहन में असफल रहता है, तो भी पत्नी अपने पति से अलग रहकर, ठीक है, मेंटेनेंस पाने की हकदार है। मतलब पति क्रूरटी करता है, मारपीट करता है, तो पत्नी अलग रहकर मेंटेनेंस पा सकती है, क्योंकि साथ में रहना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये नहीं पति कह सकता कि मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रही, मेरे साथ नहीं रह रही, वहाँ पर उसकी ये बात नहीं चलेगी। पति इम्पोर्टेंट है, कंज्यूम नहीं हुई मैरिज, उसके कारण पत्नी अलग रह सकती है, मेंटेनेंस पा सकती है, सेपरेट रहकर भी भरण पोषण की पाने की हकदार है। अब सबसे बड़ा इसके अंदर एक पिन पॉइंट है, बहुत ही जरूरी और कंपलसरी आपकी, कि क्या तलाकशुदा स्त्री का भरण पोषण का अधिकार है, ठीक है। तो देखो, तलाकशुदा स्त्री के भरण पोषण की व्यवस्था अन्य स्त्रियों के भरण पोषण की व्यवस्था से भिन्न है, ठीक है। एक केस आया था, देखो जो मुस्लिम लॉ है वो कल्चर से चल रहा है, तो कल्चर के अंदर क्या था, अगर पत्नी पति के साथ मैरिज चल रही है तो पति देगा मेंटेनेंस, भरण पोषण जो भी उसका है। हाँ, अगर पति मारपीट करता है या क्रूअल्टी करता है या इम्पोर्टेंट है या कुछ ऐसा कारण है, तो वहाँ पर वो अलग रहकर भरण पोषण पा सकती है। भाई मैरिज तो चल रही है ना, मैरिज तो ख़त्म नहीं हुई। अगर मान लो भी तलाकशुदा है पत्नी, तलाक दे दिया, क्या उसके बाद भी भरण पोषण पा सकती है? तो मेन क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि कल्चर के अंदर क्या है, रिवाज के अंदर क्या है, तो ये ही है कि तलाकशुदा जो पत्नी है वो इद्दत पीरियड तक मेंटेनेंस पा सकती है। इद्दत पीरियड आपको पता है, ठीक है, पति की डाइवोर्स देने की अवस्था में, पति द्वारा तलाक की अवस्था में, ठीक है, तो ये 3 मंथ लूनर मंथ, और डेथ की अवस्था में 4 महीने 10 दिन। अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट हो तो ये प्रेगनेंसी के दौरान चलेगा, जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए। तो इद्दत पीरियड तक ही लेडीज़ मेंटेनेंस ले सकती है, तलाकशुदा स्त्री, ठीक है, अपने पति से, ठीक है, पति से, ठीक है। तो यहाँ पर तलाकशुदा पत्नी के बारे में कह दिया, इद्दत पीरियड तक ही है, ठीक है। लेकिन एक लैंडमार्क जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, मोहम्मद अहमद खां बनाम शाह बानो बेगम 1985 का सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलाकशुदा मुस्लिम जो लेडीज़ हैं उसको अपने पति से तब तक मेंटेनेंस पाने का हकदार माना गया जब तक कि वो री मैरिज ना कर, ठीक है, जब तक कि वो री मैरिज ना कर ले, ठीक है। मतलब 1985 में जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, कह दिया कि तलाकशुदा पत्नी मुस्लिम लेडी जो है वो अपने पति से मेंटेनेंस पा सकती है, कब तक, इद्दत पीरियड तक ही नहीं, आगे भी, जब तक कि वो री मैरिज ना कर ले, कितना भी टाइम हो सकता है, ठीक है। अब देखो, ये अलग सा एक जजमेंट आ गया इसका सुप्रीम कोर्ट का, तो कम्युनिटी पर थोड़ा तो इसका असर होगा। तो कम्युनिटी ने इसका विरोध किया, मुस्लिम कम्युनिटी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे कल्चर पर अटैक है, हमारे कल्चर में ये है कि जो मुस्लिम है, एक व्यक्ति है, वो अपनी तलाकशुदा पत्नी को इद्दत की अवधि तक ही मेंटेनेंस देगा, उससे ज़्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब तक वो रीमैरिज नहीं कर लेती तब तक वो पा सकती है, चाहे कितना भी टाइम हो। तो यहाँ पर ये हमारे कल्चर पर अटैक है। तो इस जजमेंट का बहुत विरोध हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है। कम्युनिटी ने कहा ये हमारे कल्चर पर अटैक है, हमारी रिवाज पर अटैक है, ठीक है। तो देखो, जब जनता के अंदर आक्रोश पैदा होगा किसी चीज़ को लेकर या विरोध पैदा होगा, तो वहाँ पर सरकार कुछ ना कुछ करती है, ठीक है, सरकार कुछ ना कुछ करती है। तो सरकार ने कम्युनिटी को खुश करने के लिए, आप कह सकते हो, या इस विरोध को ख़त्म करने के लिए एक एक्ट लेकर आए जिसका नाम था डाइवोर्स मैरिज, आप कह सकते हो विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण,
प्रोटेक्शन ऑफ राइट, ठीक है, अधिनियम 1986, विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। लेकिन देखो इसमें संरक्षण जैसी कोई बात नहीं थी, अधिकारों के संरक्षण जैसी, मतलब जो कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था, विरोधाभास, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, ठीक है, उसको आप कह सकते हो अपास्त करवाने के लिए या उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। एक एक्ट लाया गया जिसका नाम रखा गया विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर दिया गया। और इसमें क्या कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यवस्था बनाई गई थी उसको बदल दिया गया। इसमें कहा गया कि अब स्त्री, अब ऐसी लेडीज़ जिसका तलाक हो चुका है अपने पति से, ठीक है, वो केवल इद्दत की अवधि तक ही भरण पोषण का हकदार उसको माना गया। इसके बाद वे अपने संबंधियों, अपने रिलेटिव से, अगर कोई है, ठीक है, जैसे बच्चे हैं, कोई भी है, उनसे, ठीक है, भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। अगर वो नहीं है, अगर नहीं हो रहा वहाँ से, तो वो वक्फ बोर्ड से ले सकती है। और पति की लाइबिलिटी बता दी कि साहब सीधी सी बात है, ठीक है, पति की लाइबिलिटी बता दी कि साहब सीधी सी बात है कि इद्दत टाइम पीरियड तक ही मेंटेनेंस देने की उसकी लाइबिलिटी, ठीक है। अब देखो ये एक नया लॉ आ गया 1986 का, पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, फिर ये सरकार द्वारा एक लॉ मेंशन कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से उस चीज़ को वैसे ही कर दिया गया जैसे पहले थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर दिया, लेकिन बाद में कई कोर्ट्स के जजमेंट आए जिसके अंदर कहा गया कि मेंटेनेंस पा सकती है। कैसे? जैसे कि मोहम्मद सिद्दीकी अली बनाम फातिमा रशीद, इसमें ये कहा गया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला के पूर्व पति को इद्दत की अवधि के बाद भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। स्वयं मजिस्ट्रेट भी तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण के लिए एक मुश्त अपना किश्तों में भरण पोषण की राशि का संदाय का आदेश दे सकता है। कहने का मतलब, अब उसके बाद इतने मतलब काफ़ी जजमेंट आए, उसके अंदर ये चीज़ क्लियर की गई कि जो लॉ बना है 1986 का, उसमें कहा गया कि इद्दत की अवधि तक ही मेंटेनेंस देना है पति ने पत्नी को। कौन सी पत्नी? तलाकशुदा पत्नी को। लेकिन कोर्ट ने ये थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि 3 महीने या वो जो भी मेंटेनेंस है इद्दत की अवधि का, वो मेंटेनेंस इतना होना चाहिए कि उसकी मतलब बाकी की जो आप कह सकते हो कि उसकी लाइफ है वो अच्छे से स्पेंड हो। तो इद्दत की अवधि के दौरान मेंटेनेंस, इसकी इंटरप्रिटेशन की गई कोर्ट के द्वारा, पीरियड कोर्ट के द्वारा, और कहा गया कि इद्दत की अवधि के दौरान जो मेंटेनेंस है उसका मीनिंग ये है कि पति इतनी एक मुश्त राशि का इंतज़ाम कर ले कि उसका बाकी का जो जीवन है वो बढ़िया तरीके से व्यतीत हो सके। तो यहाँ पर देखो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। तो ये भी है। और CRPC 125 जो एक सेकुलर प्रोविज़न है, क्या वहाँ मेंटेनेंस ले सकती है या नहीं ले सकती? तो इसके अंतर्गत पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस पाने की हकदार मानी गई। पर्सनल लॉ का दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है। लेकिन तलाकशुदा स्त्री के मेंटेनेंस के मामलों में CRPC 125 के अंतर्गत कार्रवाई तभी की जा सकती है जब विवाह के जो पक्षकार हैं, मेल और फीमेल, जो भी हस्बैंड और वाइफ है, वो मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम जो 1986 हुआ, उसके सेक्शन 5 के अंतर्गत इस हेतु कोर्ट के अंदर आवेदन करें। दोनों की कंसेंट से अगर एप्लीकेशन मूव होती तो वहाँ पर वो पा सकती, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये एक मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ टॉपिक जो मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या लिखना होगा? आपको पहले तो कल्चर के बारे में बताना होगा, उसके बाद शाह बानो बेगम वाला मामला, उसके बाद 1986 का जो एक्ट है उसके बारे में, उसके बाद आता है वंशज। वंशज कौन होते हैं? बच्चे, ठीक है, वो भी मेंटेनेंस पाने के हकदार हैं। कब तक भी? अगर लड़का है तो वो जब तक
मेजर नहीं हो जाता, वयस्क नहीं हो जाता। वयस्कता की एज कितनी है मुस्लिम लॉ के अंदर, बताइए? मेजोरिटी की एज कितनी है? 18 साल। 15 साल भी है। सिर्फ सिर्फ शादी के लिए, निकाह के लिए, बाकी हाँ बाकी सभी पर्पस के लिए कितनी होनी चाहिए? 18 साल। 18 साल का व्यक्ति माना जाएगा कि मेजर हो चुका है। ठीक है, अगर लड़का है तो माइनर है तो ले सकता है। ठीक है, लड़का माइनर है तो ले सकता है भी। और लड़कियां कब तक? जब तक कि वो अनमैरिड है, विवाह नहीं कर लेती। और उसके बाद ये भी कहा गया अगर लड़का है चाहे वो मेजर हो जाए, अगर वो बीमार है या हैंडीकैप है या कुछ ऐसा है, मतलब खुद का भरण पोषण नहीं कर सकता, ठीक है, तो फिर देखो वहाँ पर ड्यूटी बनती है। बच्चे माता की कस्टडी में रहते हुए भी पिता से मेंटेनेंस पाने के हकदार। ठीक है, अगर माता की कस्टडी में है तो भी अलग अलग हैं, डाइवोर्स हो चुका या कुछ ऐसे, और माता की कस्टडी में है तो भी वो पिता से मेंटेनेंस पाने के हकदार हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ बच्चे स्वयं अपनी संपत्ति से भरण पोषण करने में समर्थ होते हैं वहाँ वो पिता का भरण पोषण का दायित्व समाप्त हो जाता है। अगर पिता गरीब हो, ठीक है, पर्याप्त साधन ना हो, और माता के पास है पर्याप्त साधन, तो माता क्या रिस्पॉन्सिबल है? उसकी कोई लाइबिलिटी बनती है? बनती है। ठीक है, फिर माता को करना पड़ेगा। अगर माता पिता दोनों ही गरीब है, दोनों के पास ही सफिशिएंट मीन्स नहीं है, तो वहाँ पर देखो पितामह के पास अगर प्रॉपर्टी है, पर्याप्त साधन है, तो फिर पितामह मतलब दादा, ठीक है, तो वहाँ से मेंटेनेंस प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मेंटेनेंस प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं वंश, आप कह सकते हो पूर्वज। अब पूर्वज कौन है? माता पिता। ठीक है, माता पिता वही सेम जो हिंदू लोग के अंदर आप पढ़ते हो वैसी स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो जिस प्रकार पिता अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी प्रकार बच्चे भी अपने माता पिता का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी हैं। अगर बच्चों की हालत अच्छी है तो वह अपने माता पिता का भरण पोषण करने के लिए बाउंड है। ठीक है, बाउंड है। पुत्र अपनी निर्धन माता का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी है, चाहे वो कैसी भी कठिनाई में क्यों ना। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कमाता तो भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, जो मेंटेनेंस मांग रहा है, ठीक है, वो मांगने के लिए कैपेबल होना चाहिए, उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पोते तक भी है, पोतरियाँ तक भी है। ठीक है, वो अपने गरीब दादा दादी का भरण पोषण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। अगर पोता पोती है, दादा दादी के पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, साधन नहीं है, तो वहाँ पर दादा दादी का मेंटेनेंस भी उनको करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो लड़का है क्या अपनी सगी माता का ही भरण पोषण करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सौतेली के लिए बनती है क्या? तो सौतेली के लिए बनती है। अब सगी सौतेली क्या है कि मान लो मुस्लिम लोग के अंदर 4 निकाह एट ए वन टाइम वैलिड, 4 बीवी। ठीक है, वहाँ पर मान लो भी एक लेडीज़ वो है जिसने उस बच्चे को जन्म दिया, दूसरी उसकी मतलब उसकी फादर की सेकंड वाइफ। अगर वो गरीब है, ठीक है, सफिशिएंट मीन्स नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर उसके प्रति भी उसकी ड्यूटी बनती है कि उसका मेंटेनेंस करे। अब उसके बाद आता है अन्य संबंधी मतलब रिलेटिव्स, जो प्रोहिबिट डिक्री के अंदर आते हैं। ठीक है, जिसके बारे में पढ़ते हो प्रतिषिद्ध नातेदारी में, तो ऐसे व्यक्तियों का भी मेंटेनेंस भरण पोषण करने का कर्तव्य बताया गया है। ठीक है, बशर्ते कि वो स्वयं निर्धन ना हो करने वाला, लेकिन भरण पोषण का ये दायित्व उस सीमा तक है जिस सीमा तक ऐसे व्यक्ति संबंधियों की मृत्यु पर उनकी संपत्ति उत्तराधिकार में पाते हैं। अब किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी मिल गई
और उस पर डिपेंडेंट्स थे और वो छोड़ गया, प्रॉपर्टी आपको मिली है, तो जहाँ तक प्रॉपर्टी की वैल्यू है वहाँ तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है, उसके डिपेंडेंट्स जो हैं डिपेंडेंट्स, ठीक है, उनका भरण पोषण करने की। तो ये था मेंटेनेंस से रिलेटेड एक आपका टॉपिक, जिसके अंदर पत्नी का, माता पिता का, बच्चों का मेन पूछा जाता है, और ज़्यादातर जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो पत्नी पर ही आता है। तलाकशुदा पत्नी मुस्लिम लोग के अंतर्गत उसका भरण पोषण का अधिकार क्या है, ठीक है, ये मेनली पूछा जाता है। तो इसके अंदर शाह बानो का केस और 1986 का ये जो एक्ट आया था उसके बारे में बताना है, ठीक है। अब उसके बाद आपका टॉपिक आता है हिजानत। हिजानत किसको कहा जाता है? क्या होता है हिजानत? हिजानत ही कहते हैं, ये एक वर्डिंग है जो आप कह सकते हो मुस्लिम लॉ के अंदर, ठीक है, उर्दू की कह सकते हो या, ठीक है। जैसे गार्जियन होता है, हाँ जी, हाँ गार्जियन बोलते हैं, गार्डियन भी कहते हैं इसको, गार्जियन कहा जाता है नॉर्मली। हिजानत भी इसको कहा जाता है, अभिरक्षा, कस्टडी, जो गार्जियन की कस्टडी होती है उसको हिजानत कहा जाता है, हिजानत, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत गार्जियन जो है, संरक्षक जो है, वो कितने प्रकार के हैं, उनकी क्या मतलब कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ है, क्या उनके कर्तव्य हैं, उनके बारे में बताइए। तो संरक्षक, ठीक है, एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है जो पर्सनल लॉ है, ठीक है, चाहे वो हिंदू लॉ हो चाहे मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ के अंदर भी आप पढ़ते हैं। मतलब गार्जियन का मतलब क्या होता है? संरक्षक, ऐसा व्यक्ति जो माइनर की बॉडी, माइनर की प्रॉपर्टी की देखरेख करता है, माइनर की बॉडी, माइनर की प्रॉपर्टी की देखरेख करता है, वो गार्जियन है, ठीक है। तो देखो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, ठीक है, मेजोरिटी की एज डिफरेंट है। महर तलाक के मामलों में, मैरिज के मामलों में तो 15 साल तक की मानी गई है, ठीक है, 15 साल का व्यक्ति मेजर बनता है, होता है, और बाकी सभी मामलों के लिए 18 साल है, ठीक है। जैसे द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 लागू होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 18 साल है। अब गार्जियन कितने प्रकार के होंगे? एक होते हैं गार्जियन मैरिज के लिए, फॉर मैरिज, उसको कहा जाता है जबर। एक होते हैं बच्चे को पालने, कस्टेडियन गार्जियन आप इसको कह सकते हो, पालने पोसने का जो अधिकार रखते हैं, उनको हिजानत कहा जाता है। बच्चे के पालन पोषण का जिनके पास एक अधिकार होता है, उसके लिए उस गार्जियन को हिजानत कहा जाता है। एक होता है टेस्टामेटरी गार्जियन, वसीयती बाय विल अपॉइंट होते हैं कि मैं कर सकता ना, मैं मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कैसे होगा, किसको मिलेगी, ऐसे ही मैं गार्जियन के बारे में कह सकता हूँ, तो उसको टेस्टामेटरी गार्जियन कहा जाएगा कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का गार्जियन कौन होगा। एक होता है संपत्ति के लिए सर्च, सबसे पहला आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, विवाह के लिए गार्जियन। अब जैसे आपने देखा कि विवाह के लिए एज मेजोरिटी की कितनी है? 15 साल डिसाइड कर दी गई। अगर 15 साल से पहले किसी स्त्री का विवाह किया जाता है तो उसके लिए, ठीक है, अब वो जो माइनर है वो तो मतलब 15 साल से नीचे है, तो वो तो सहमति दे नहीं सकती, तो उसका गार्जियन उसके लिए सहमति देगा। तो मैरिज के लिए किनको गार्जियन माना गया है? जैसे कि पिता है, पितामह है, ठीक है, चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर हो, दादा परदादा, पिता नहीं है तो दादा परदादा ये सारे आएंगे। तो उसके बाद सगा भाई है, सगा भाई नहीं है तो फिर माता, माता के बाद प्रोहिबिट डिक्री के अंदर आने वाले मातर तो पक्ष में, मतलब माता की ओर, ठीक है, जो लेडीज मतलब जो संबंधी आते हैं, और उनमें से कोई नहीं है तो न्यायालय। लेकिन शिया लॉ के अंतर्गत पिता और दादा को ही फॉर मैरिज, मतलब मैरिज के लिए गार्जियन माना गया है, मैरिज के लिए गार्जियन माना गया है। कि 15 साल एज तो पूरी होनी चाहिए, 15 साल नहीं है तो उसका गार्जियन सहमति देगा। अब गार्जियन कौन सहमति देगा? तो नॉर्मली कहा गया कि पिता,
पिता नहीं है तो दादा परदादा, चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर, वो नहीं है तो सगा भाई, वो नहीं तो माता, माता नहीं है तो प्रोहिबिट डिग्री के अंदर आने वाले संबंधी माता की ओर, माता की तरफ, अगर वो भी नहीं है तो फिर कोर्ट, ठीक है, न्यायालय। और शिया लॉ के अंदर कहा गया कि सीधी सी बात है, ये अधिकार सिर्फ दादा और पिता को ही होता है, उसके अलावा किसी को नहीं। उसके बाद दूसरा प्रकार है गार्जियन का कस्टेडियन गार्जियन, जिसको अभिरक्षा के लिए संरक्षक कहा जाता है। तो मतलब बच्चे के लालन पालन का अधिकार, उसको पालने पोसने का अधिकार, उसको हिजानत कहा जाता है। कस्टेडियन गार्जियन भी इसको आप कह सकते हो। 7 वर्ष से कम आयु के लड़के तथा माइनर लड़की की संरक्षक माता होती है। 7 साल से कम लड़का है और माइनर, जब तक लड़की जो है, जब तक वो मेजर ना हो जाए, तो उसका कस्टेडियन गार्जियन कौन होता है? माता। हिजानत जिसको कहा जाता है, माता के पास ही रहेंगे, पालन पोषण वही करेगी, ठीक है। माता का संरक्षकता, हिजानत का ये राइट तब तक बना रहता है जब तक लड़का 7 साल एज पूरी ना कर ले और लड़की एज ऑफ प्यूबर्टी प्राप्त ना करे। एज ऑफ प्यूबर्टी क्या है, कितनी होती है यौवनागम की आयु, बताइए। जैसे आप मैरिज का कंसेप्ट पढ़ते हो, उसमें पढ़ते हो ना एज ऑफ प्यूबर्टी, वयस्कता की आयु प्राप्त, यौवनागम की आयु प्राप्त करने पर उसके पास राइट आता है अपनी मैरिज को डिनाई करने का, ख्यार उलपुल। तो वहाँ पर एज ऑफ प्यूबर्टी कितनी? 15 साल, ठीक है। तो इतने टाइम तक बच्चे का लालन पालन कौन करेगा? माता करेगी। अब जैसे हिंदू लोग के अंदर कितना है माता का, ये जो पालन पोषण का अधिकार है कितने? नहीं नहीं, गलत जा रहे हो आप, सब मिक्स कर रहे हो। छोटा बच्चा है, उसको पालना है, तो उसकी कस्टडी माता को दी जाती है। वैसे तो गार्जियन फर्स्ट, गार्जियन फादर ही होता है, गार्जियन फर्स्ट फादर ही होता है, लेकिन कस्टडी दी जाती है माता को, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको पालेगा कैसे? 6 साल तक का। तो यहाँ पर कितनी है लड़के के लिए? 7 साल। वहाँ पर 6 साल तक का बच्चा, वहाँ मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पर है। इस बात को समझो आप। देखो, हिजानत का मतलब पालना पोसना, ठीक है। अब छोटा बच्चा है तो माता ही संभाल सकती है, तो यहाँ पर उसको कस्टडी दी जाती है। गार्जियन, देखो गार्जियन और कस्टडियन गार्जियन में फ़र्क होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो मुस्लिम लोगों के अंदर तो माता तो गार्जियन है ही नहीं, क्योंकि उसको कस्टडी दी गई है, भी छोटा बच्चा है आप संभाल सकते हो, ठीक है। तो उसको कहा जाता है हिजानत, ठीक है। लड़का है तो 7 साल तक और लड़की है जब तक एज ऑफ प्यूबर्टी प्राप्त न कर ले, ठीक है। लेकिन अगर माता दूसरा मैरिज, सेकंड मैरिज कर लेती है, तलाक हो गया, कुछ हो गया, सेकंड मैरिज कर ली, तो उसका अधिकार समाप्त हो जाता है, पिता हो जाएगा संरक्षक, ठीक है, पिता संरक्षक हो जाएगा। लेकिन ये भी है कि माइनर बालक के पिता द्वारा उसकी माता को तलाक दिए जाने पर भी माता का ये राइट रहता है। लेकिन अगर मान लो भी वो शादी कर लेती, फिर हो सकता है कि ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो क्या ये एब्सोल्यूट है राइट कि उसको ही दिया जाएगा माता को, पिता संभाल ही नहीं सकता या कोई और व्यक्ति नहीं ले सकता, ठीक है। भाई जब तक है तब तक है जब तक भी अयोग्य ना हो जाए, डिसक्वालीफाई ना हो जाए। अयोग्य कौन होता है भाई? सीधी सी बात है, अगर उसने, अब बच्चा उसको दिया गया है, कस्टडी उसकी दी गई है उसको पालने के लिए, अगर वो उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख सकती, उसका खुद का ही जीवन अनैतिक चल रहा है, बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रखती, या उसने उस व्यक्ति से शादी कर ली जो प्रोहिबिट डिग्री के अंदर आ रहा है, डिग्री के अंदर आ रहा है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि कुछ ऐसा भी हैंडीकैप है या कोई भी ऐसा कारण कि जिसके कारण भी लग रहा है कि वेलफेयर नहीं है बच्चे का उसके साथ रहने, ठीक है, तो उससे ये राइट ले लिया जाता है, राइट ले लिया जाता है, ठीक है। तो किसको मिलेगा? माता के बाद अगर माता नहीं है तो किसको मिलेगा? मिलेगा तो लेडीज़ को ही, क्योंकि बच्चे को पालना है। तो माता के बाद माता की माता, नानी,
दादी, सगी बहन, सहोदर बहन, सगोत्री बहन, सगी बहन की लड़की, सहोदर बहन की पुत्री, ठीक है, मामी, चाची, भाभी, इनको मिलेगा क्योंकि ये सारी लेडीज़, छोटा बच्चा है तो उसको ये पालें। जब किसी माइनर बालक की माता अथवा अन्य स्त्री जो रिलेटिव हैं, संबंधी हैं, वो गार्जियन ना हो तो वहाँ पर कौन होगा? फिर पुरुष की तरफ जाओगे, फिर पिता को, दादा को, पिता नहीं तो सगा भाई, सगा भाई नहीं सगोत्री भाई, ठीक है, फिर उनके लड़का, ठीक है, पिता का सगा भाई, ठीक है, तो ऐसे ये फिर मेल की तरफ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि माइनर जो वाइफ है उसका गार्जियन कौन होता है, ठीक है, तो माइनर मैरिड जो पत्नी है उसका गार्जियन उसका पति ना होकर माता ही होती, ठीक है, माता ही मानी जाती। तो नॉर्मल तो माता ही है अगर उसकी शादी ना हुई होती। अगर शादी हो भी गई है, ठीक है, तो उसका गार्जियन माता ही होगी, पति ना होकर माता ही होगी, ठीक है। अब उसके बाद है वसीयती गार्जियन। वसीयती गार्जियन कौन होता है? टेस्टामेटरी गार्जियन। जैसे आप मुस्लिम लोग के अंदर भी पढ़ते हैं ना, अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, संरक्षक द्वारा, ठीक है। तो देखो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत संरक्षक की नियुक्ति, टेस्टामेटरी गार्जियन की नियुक्ति, ठीक है, माइनर की संपत्ति की देखरेख के लिए की जा सकती है। और ऐसी अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है? सिर्फ पिता और पितामह द्वारा की जा सकती है, माता को राइट नहीं, यहाँ पर माता को राइट नहीं। हाँ, हिंदू लॉ के अंदर है, हिंदू लॉ के अंदर फादर और मदर दोनों का है, लेकिन यहाँ पर पिता और दादा का है। ये कैसे करते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे का, हमारे पोते का गार्जियन कौन होगा? ये होगा फलाना व्यक्ति होगा, एक्स होगा। तो जैसे विल बनाई जाती है वैसे ही यहाँ पर टेस्टामेटरी गार्जियन की नियुक्ति की जाती है, टेस्टामेटरी गार्जियन की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो ये है गार्जियन और उनके प्रकार। हाँ जी, क्लियर हुआ? आपके टॉपिक आता है मुता मैरिज। मुता मैरिज क्या होती है? आपने पढ़ा तो है, टेम्परेरी। मुता का मीनिंग क्या है? देखो इसमें यह है, मुता का मीनिंग होता है एंजॉयमेंट, एंजॉय। मुता मैरिज मतलब ऐसी मैरिज जो एंजॉयमेंट के लिए हो। अब ये क्यों की जाती है? इसके अंदर क्या होता है कि ये एक, इसके अंदर एक टाइम पीरियड सेट किया जाता है, इतने टाइम के लिए, 6 महीने, साल, 2 महीने, ठीक है। तो देखो ये क्यों आया? अब तो ये नहीं है, इंडिया के अंदर तो नहीं है चल रहा, ठीक है। कुछ एक आप कह सकते हो जैसे कि कुछ एक कम्युनिटी के अंदर ये चलता था, सभी में नहीं था, लेकिन अब तो नहीं है बिल्कुल। तो पहले क्या होता, पुराने समय में लोग यात्राओं पर जाते थे। यात्रा मतलब आप कह सकते हो कि बिजनेस को लेकर या कुछ है ऐसे। तो देखो ऊँट घोड़े ये इन पर जाते थे, तो काफ़ी दिन लग जाते थे, वहाँ रहते थे, बिजनेस करते थे, 6 महीने लग गए, साल लग गए, वहाँ रहते थे। तो वहाँ पर मतलब अनैतिक काम ना हो, तो वहाँ पर ये चलाया गया चलन कि आप मुता मैरिज कर सकते हो, ठीक है। भी एक टेम्परेरी मैरिज, आप जितने टाइम के लिए आए हो या जितने टाइम के लिए आप चाहते हो, एक फिक्स टाइम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट मैरिज उतने टाइम के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो की जाने लगी, ठीक है। अब जैसे एक मुस्लिम 4 शादी कर सकता है एट ए वन टाइम, लेकिन मुता मैरिज कितनी भी की जा सकती, इसकी कोई टाइम पीरियड नहीं था। अब इसके में क्या होता था, एक फिक्स टाइम पीरियड होता था, फिक्स भी इतने टाइम के लिए है सर, इतने टाइम के लिए है और ये है, ठीक है। और टाइम पीरियड सेट होता है, इसमें समय निर्धारित किया जाता है और कंसीडरेशन भी महर के रूप में, ठीक है। अगर मैरिज कंज्यूम्ड हुई, मतलब दोनों के अंदर रिलेशन बना, तो फिर फुल जो महर सेट किया गया वो दिया जाएगा। अगर नहीं हुई तो हाफ महर प्राप्त करने की हकदार है वो लेडी। इसके अंदर क्या उस मैरिज को, इसके अंदर डाइवोर्स भी देना पड़ता है या कुछ, ठीक है। तो डाइवोर्स का इसमें कोई वो नहीं है, वो टाइम पीरियड पूरा हुआ, मैरिज अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है।
और इसके अंदर क्या ये ज़रूरी है कि हाँ पूरा टाइम ही रहो आप, तो इसमें ये भी है कि पति छोड़ भी सकता है। ठीक है, जैसे 6 महीने के लिए की और उसने कहा कि इतना मैं आपको कंसिडरेशन दूंगा महर। ठीक है, 3 महीने हुए तो वो बाकी को मतलब त्याग सकता है कि ठीक है बाकी ले लो आप, मैरिज खत्म। इसको कहते हैं हिबा बिल मुद्दत। ठीक है, विधान में दे दिया, ठीक है बाकी का भी 3 महीने हैं। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं, और जो बच्चे पैदा होंगे वो लेजिटमेट ही माने जाएंगे। बच्चे लेजिटमेट ही माने जाते हैं। और जैसे टाइम पीरियड ख़त्म हुआ, मैरिज अपने आप ख़त्म, डिसॉल्व होगी, ख़त्म होगी। अब जैसे मैरिज ख़त्म हुई तो देखो इनहेरिटेंस का राइट नहीं रखते पति और पत्नी एक दूसरे की प्रॉपर्टी, वो नहीं कर सकते। क्या बच्चे रखते हैं अधिकार? तो बच्चे तो लेजिटमेट है, वो दोनों की प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस का राइट रखते, उत्तराधिकार का अधिकार, उत्तराधिकार रखते। ठीक है, बच्चे लेजिटमेट ही माने जाएंगे। ठीक है, तो ये था मुता मैरिज, एक फिक्स टाइम के लिए। ठीक है, कंसिडरेशन होता है। ठीक है, मुता का मतलब होता है एंजॉयमेंट के लिए किया गया निकाह, कितने भी किए जा सकते। पहले था ना इद्दत पीरियड कहाँ से, इद्दत पीरियड कहाँ से, मैरिज ख़त्म। ठीक है, हाँ वो होगा कि अगर आप मान लो भी वो जो बच्चा पैदा होगा उसके बारे में तो क्लियर करना ही होगा। ठीक है, तो वो बच्चा किसका है, तो क्योंकि बच्चा लेजिटमेट ही माना जाता है इसके अंदर। और एक चीज़ और, अगर मान लो भी महर डिसाइड नहीं किया और मैरिज कर ली, टाइम पीरियड डिसाइड, तो देखो महर तो कंसिडरेशन तो डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो मैरिज वो वॉइड मानी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लो वो टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया अभी कितने टाइम के लिए, लेकिन महर डिसाइड कर लिया, फिर क्या होगा उस मैरिज का, क्या हो सकता है? क्या होना चाहिए? एक पुरुष ने प्रपोजल रखा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन जो भी लिखा गया है, ठीक है, उसके अंदर मैरिज के लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया, उसके अंदर टाइम पीरियड नहीं लिखा कितने टाइम के लिए, तो उस मैरिज को क्या मानोगे आप? ऐसे नहीं होता, टाइम पीरियड डिसाइड करना पड़ता है वहाँ, कितने टाइम के लिए। टाइम पीरियड नहीं लगाया वहाँ पर, महर सेट कर लिया, तो वो रेगुलर मैरिज मानी जाएगी, जो रेगुलर होती नॉर्मल। समझे बात को? तो मेन चीज़ है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपको फिक्स करना पड़ेगा। अब जो रेगुलर मैरिज करते हो वहाँ टाइम पीरियड थोड़ा वहाँ फिक्स होता है, नहीं होता ना, महर निश्चित होता है, महर निश्चित कर लिया। ठीक है, तो फिर वो रेगुलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मुता मैरिज नहीं मानी जाएगी। फिर तो वो अमान्य विवाह होगा, 5वां वॉइड नहीं होगा, अमान्य होगा। इसको मान्य बनाया जा सकता है, कैसे बताइए कैसे? हाँ, डाइवोर्स देकर, जैसे हिंदू आप उसमें सॉरी पढ़ते हो ना, मैरिज के अंदर जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसमें क्या है भी, 5वीं बीवी से किया, मतलब 5वां विवाह। ठीक है, उसके अंदर जो पत्नी है या जो भी है, जो मैरिज है, वो वर्ड नहीं है, बातिल नहीं है, तो फिर क्या है, वो इरेगुलर है, उसको रेगुलर किया जा सकता है। एक को तलाक दे दो तो वो फिर 4 टोटल में हो जाएंगी, तो 5वीं मान्य हो जाएगी। तो ये है। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो ये था मुता मैरिज, और एक आपका कंसेप्ट था मेंटेनेंस, और एक था गार्जियनशिप। ठीक है, ये 3 आपके कंप्लीट होते।
हाँ, गार्जियन का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मेंटेनेंस का तो है ही, वाइफ का ये आ जाता है, वाइफ कब ले सकती है कब नहीं ले सकती, क्या तलाकशुदा पत्नी ले सकती है या नहीं, तो मेन चीज़ यही पूछी जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।